अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1 में आज हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोइकोमेट्री एंड कंसेप्ट ऑफ मोल। आपके चैप्टर नंबर 4 का जो नेम है वो है स्टोइकोमेट्री। तो पहले हम इस स्टोइकोमेट्री को समझते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में उसने हमें जो स्टोइकोमेट्री का वर्ड है इसका इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे ये वर्ड बना है। Stoichiometry is derived from the Greek word stoichion means element and metrons mean measure। बेसिकली जो stoichiometry वर्ड है ना ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला वर्ड है stoichion। stoichion का मतलब होता है एलिमेंट और दूसरा ये वर्ड है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मैयर। तो हमारा आइडिया हो जाएगा कि stoichiometry में हम मेजरमेंट करते हैं किसकी, एलिमेंट्स की। आगे वो बता रहा है कि आपने इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है। अब कुछ लोग इसको स्टिशोमेट्री भी करते हैं, लेकिन आपके बुक में उसने लिखा हुआ है इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज स्टोइकियोमेट्री। तो आपने इसको रीड करना है स्टोइकियोमेट्री। अब हम चलते हैं स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन पर कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं। बेसिकली जो स्टोइकोमेट्री है हम इसमें रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट्स के दरमियान और रिएक्टेंट्स के दरमियान। आपने मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री में देखे होंगे, उनमें दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ वाटर का। वाटर मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया है, वाटर। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो लेफ़्ट साइड पर लिखी हुई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि इन्होंने रिएक्शन किया है और मिलकर प्रोडक्ट बनाया है। और जो वाटर है ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें स्टोइकोमेट्री में डिस्कस करना पड़ता है। अब हम इसकी डिफ़ाइन रीड करते हैं जो आपकी बुक में उसने हमें दी है। स्टोइकोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री की एक ब्रांच है in which the relationship between the amount of reactant and product in a balanced chemical equation is studied। जिसमें हम कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर उसने वर्ड लिखा है डेफिनेशन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है। अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था वाटर वाला, हम उसको दोबारा लिखते हैं। वाटर में हमने लिखा था कि H2 और O2 ने मिलकर बनाया है वाटर। अब अगर आप इस रिएक्शन पर गौर करें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पर हाइड्रोजन के दो एटम हिस्सा ले रहे हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन पर गौर करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है रिएक्टेंट वाली साइड पर, जबकि प्रोडक्ट में सिंगल ऑक्सीजन का एटम आ रहा है। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है वो दोनों तरफ बैलेंस है, जितने रिएक्टेंट वाली साइड पर एटम है उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड पर है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल एटम है। तो हमें इसको पहले तो करना है बैलेंस। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब ऑक्सीजन दो एटम पूरे हो गए, लेकिन अगर आप गौर करें तो हाइड्रोजन के अब एटम हो गए हैं 4। 2 × 2 4 हो गए हैं, जबकि यहाँ पर अब बच गए हैं 2। तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि ये भी 4 हो जाए। अब दोनों साइडों पर एटम सारे बराबर हो चुके हैं। तो अब मैं इसी इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में दोबारा लिखता हूँ। 2H2 प्लस O2 ये मिलकर बना रहे हैं 2H2O। तो ये जो मैंने ब्लू कलर में इक्वेशन लिखी है ये मेरी हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जो केमिस्ट्री है इसमें स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन करते वक्त हम इस बैलेंस्ड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, हम इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं करते। इसीलिए उसने डिफाइन में ये वर्ड मेंशन किया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। अब हम इसको रीड करते हैं। The balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on both sides of equation। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों साइडों पर यानी प्रोडक्ट वाली साइड पर और रिएक्टेंट वाली साइड पर जो एटम्स हैं उनकी तादाद एक जैसी होती है। दूसरी बात वो कर रहा है इट हैज़ डेफिनेट रेशो ऑफ एटम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट जस्ट एज कंपाउंड हैव डेफिनेट रेशो ऑफ एलिमेंट। कोई भी कंपाउंड है ना उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी एक फ़िक्स रेशो होती है। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो ये एक कंपाउंड है। इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के होते हैं दो एटम, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है, 1:2। अगर मैं इस रेशो को चेंज कर दूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड के भी दो एटम ले रहा हूँ और ऑक्सीजन के भी दो एटम ले रहा हूँ, तो आप कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड इस रेशो के साथ नहीं बनेगी। एक और एग्जांपल हम वाटर की ही ले लेते हैं। वाटर में अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है तब बनता है, यानी इसमें जो रेशो आ रही है वो 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान।
लेकिन अगर मैं इस रेशो को चेंज करना चाहूँ, मैं ऑक्सीजन की रेशो भी 2 कर दूँ, तो कभी भी वाटर नहीं बनेगा। तो जो कंपाउंड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें एटम्स में एक मखसूस रेशो में मिलेंगे तभी वो कंपाउंड बनता है। तो वो इसी चीज़ की एग्जांपल दे रहा है कि जिस तरह कंपाउंड एक फिक्स रेशियो से बनता है ना, इसी तरह जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है ना, उसमें भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक मखसूस रेशियो हमें देखने को मिलती है। जैसे हम इस इक्वेशन पर वापस आएँ तो यहाँ पर देखें, हमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की रेशियो मिल रही है 2, ऑक्सीजन की रेशियो आ रही है 1 और वाटर की रेशियो कितनी है 2। तो इसका मतलब है 2:1 में जब हम लेंगे रिएक्टेंट्स को, हमारे पास प्रोडक्ट भी 2 रेशियो में बनेगी। तो ये भी रेशो फिक्स होती है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम स्टोइकोमेट्री में जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज़ क्यों करते हैं। अब जो स्टोइकोमेट्री है ना, उसमें भी कुछ लॉज होते हैं जिनको हम देखकर आगे कैलकुलेशंस करते हैं। वो 2 लॉज कौन कौन से हैं वो यहाँ पर उसने बताया है। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अब हम 1 बाय 1 इन दोनों लॉज को डिस्कस करते हैं। पहला लॉ हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि हम मैस को या मैटर को ना तो पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम किसी कागज़ को जलाते हैं, अब कागज़ एक मैस है, तो वो जलकर राख में कन्वर्ट हो जाता है। यानी पहले वो मैस कागज़ की फॉर्म में था, अब उस मैस ने अपनी शक्ल चेंज कर ली है, अपनी फॉर्म चेंज कर ली है, अब वो राख की सूरत में हो गया। तो मैस ने अपने आप को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वो ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, हम उनको पानी देते हैं, इसके अलावा वो नमकियात लेते हैं, तो इनको वो यूज़ करके पत्ते भी बनाते हैं, फ्रूट्स भी बनाते हैं, अपनी टहनियाँ भी बनाते हैं। यानी पहले मैस था वाटर की फॉर्म में, नमकियात की फॉर्म में, लेकिन प्लांट्स ने उनको यूज़ किया, अब उस मैस को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है लीव्स की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैस की क्या हो गई है, कन्वर्जन हो गई है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मैस ख़त्म नहीं हुआ। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम मैटर को या मैस को ना तो कभी ख़त्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको पैदा कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस लॉ का स्टोइकोमेट्री से क्या ताल्लुक़ है? वो ताल्लुक़ ये है कि जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि जितना हमने रिएक्टेंट का मैस लिया था ना, उतना ही प्रोडक्ट का मैस बनना चाहिए, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। मिसाल के तौर पर मैंने रिएक्टेंट लिए थे 20 ग्राम, तो प्रोडक्ट भी जो बने हैं उनका कुल मिला के मैस 20 ग्राम ही होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। तो इसीलिए उसने आगे लिखा है कि इट स्टेट्स इन टर्म ऑफ स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में इस लॉ का क्या मतलब है, that the total mass of reactant is equal to the total mass of product in a balanced equation। कि रिएक्टेंट का जो कुल मैस था मिलाकर वो प्रोडक्ट के कुल मैस के बराबर होना चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय मैस। इस लॉ के अंदर वो वही बात रिपीट कर रहा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड होता है ना, उसमें जो मौजूद एटम्स होते हैं वो एक फ़िक्स रेशो के तहत जुड़ते हैं, तभी वो कंपाउंड बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, कि इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं ना, इनकी रेशो होती है 1:2। 1:2 में जब ये मिलेंगे तब ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये जो 1:2 है ना, ये रेशो है इसके एटम्स की। अगर मैं इसके एटम्स का साथ में मैस भी लिख लूँ, जैसे कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन की बात करें तो एक एटम का मास होता है 16, तो 2 एटम का मास हो जाएगा 32 ग्राम। अब मैं इन दोनों को 4 पे डिवाइड करता हूँ। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3 और 32 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 8। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के मैसेज की रेशियो है ना, वो कितनी है 3:8। तो इस लॉ में वो इसी चीज़ को दोबारा से बयान कर रहा है कि जो कंपाउंड होता है उसमें एलिमेंट्स की जो रेशो होती है मैसेज के साथ, वो भी फिक्स होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 ग्राम की निस्बत में मिलेंगे तब ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। स्टोइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, वो है कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल का कंसेप्ट आपने अपनी मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक वर्ड सुना हुआ है जो कि होता है दर्जन। जब भी हम बात करते हैं एक दर्जन की तो उसका मतलब हमें पता होता है कि वो होगा 12। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी जो हमने कैलकुलेशंस करनी होती है ना, वहाँ पर हमने एटम्स को काउंट करना होता है, मॉलिक्यूल्स को काउंट करना होता है या आयंस को काउंट करना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं,
तो इसलिए उनके लिए भी एक वर्ड रखा हुआ है जिसको हम नाम देते हैं मोल का। जब भी हम मोल की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब हमें ऑलरेडी पता होता है कि 6.02 इंटू 10⁻23। अगर एटम्स की बात कर रहे होंगे तो एक मोल का मतलब है इतने एटम्स। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे होंगे तो एक मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। या अगर हम आयंस की काउंटिंग करना चाह रहे हैं तो एक मोल का मतलब होगा इतने आयंस मौजूद हैं। अब जब ये स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस करने के लिए मुख्तलिफ कंसेप्ट आ रहे थे ना, तब एक स्टैंडर्ड बनाया गया। वो स्टैंडर्ड क्या था कि अगर हम कार्बन लें ना, कार्बन के 12 ग्राम, तो उस 12 ग्राम में एटम्स कितने होंगे, वो उन्होंने एक स्केल बनाया कि इस 12 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। यानी अगर मेरे पास कार्बन के 12 ग्राम है ना, तो उसमें यह बात 100% यकीनी है कि इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। तो ये हमारे पास आ गया स्केल। ये बात मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बताई है क्योंकि आपकी बुक में जो उसने मोल की डिफ़ाइन लिखी है ना, वो काफ़ी मुश्किल लिखी है। वो उसने इसी का यूज़ करके लिखी है। वो लिखते हैं द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़ एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। वो इस डेफिनेशन में ये बात कर रहा है कि जितने एटम कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं ना, उतने ही एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर होंगे। यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का ना एक मोल लेता हूँ, तो उस एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो इतने ही होंगे जितने कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। इसी तरह अगर मैं एक मोल लेता हूँ ऑक्सीजन गैस के, तो इस ऑक्सीजन के गैस में एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो उतने ही होंगे जितने कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं, अगेन 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पर उसने जो वर्ड लिखा है ना डेफिनेशन में, एलिमेंट्री एंटिटीज, इसका क्या मतलब है वो उसने नेक्स्ट लाइन में बताया है। द एलिमेंट्री एंटिटीज में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल। एलिमेंट्री एंटिटीज में सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी कोई और पार्टिकल है वो भी इसमें शामिल होंगे। आगे वो लिख रहे हैं मोल को शो किससे करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। The number of entities present in 1 mole of a substance is a constant number which is called Avogadro's number, 6.02 into 10⁻23. It is represented by Na। अब ये जो नंबर हमने पढ़ा है ना 6.02 इंटू 10⁻23, इसको मैजिक नंबर कहते हैं और इसका नाम होता है एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट था जिसने इसको प्रेजेंट किया था, उसी के नाम पर है। और इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं एन कैपिटल और ए भी कैपिटल, लेकिन इसको हम छोटा करके इस तरह से लिख देते हैं। तो इस मोल को और एवोगैड्रो के दोनों को कंसेप्ट को एक दूसरे से लिंक करके हम स्टोइकोमेट्री में मुख्तलिफ कैलकुलेशंस ईजिली कर सकती हैं। आगे उसने कुछ एग्जांपल्स ली हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम कार्बन के 12 ग्राम लेंगे तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और अगर मैं वाटर का एक मोल लूँगा उसमें मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे, Na के बराबर। 1 मोल ऑफ NaCl। अब NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें ना आयंस होते हैं सोडियम और क्लोरीन के। इट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तो इस NaCl के एक मोल में अगेन इस Na के बराबर ही फार्मूला यूनिट्स होंगे। और आखिरी उसने एग्जाम्पल यहाँ पर ली है, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ सोडियम। अगर मेरे पास Na पॉजिटिव का एक मोल है तो उसमें आयंस की तादाद कितनी होगी, Na के बराबर। द केमिस्ट यूज द मोल एज द SI यूनिट टू वे एंड काउंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस। जिस तरह हम अपनी डेली लाइफ में मैथ्स को मालूम करने के लिए ग्राम यूज़ करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड का यूनिट यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट होते हैं वो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, फार्मूला यूनिट्स को या आयंस को काउंट करने के लिए मोल को एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें वो दे रहा है मोलर मास का। मोलर मास का मतलब है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लें तो उसके एक मोल का मास कितना होगा, उसको हम नाम देते हैं मोलर मास का। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर का लेता हूँ एक मोल, तो इस वाटर के एक मोल का जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम। तो ये जो 18 ग्राम है ना, ये वाटर का क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो इसको वो लिख रहे हैं द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस
किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास, अब वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, या वो कोई कंपाउंड हो सकता है जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी है, या वो कोई आयनिक स्पीशी हो सकती है जैसे अभी हमने NaCl की एग्जांपल पढ़ी थी। इट इज़ इक्वल टू द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट इज़ नोन एज मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मतलब है मोलर मास, और उसको हम शो करते हैं कैपिटल M के साथ। द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल। मोलर मास का जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल में कितने ग्राम आ रहे हैं। द मोलर मास इज द सम ऑफ मैसेज ऑफ कंपोनेंट एटम। मोलर मास को हम काउंट कैसे करते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं ना वो उनके मैसेज को आपस में मिला लेते हैं और जो कुल मास निकलता है वही उसका मोलर मास होता है। जैसे भी एग्जांपल हमने पढ़ी थी वाटर की, वाटर का कुल मास कितना होता है 18 ग्राम। अब 18 ग्राम कैसे निकला है, वो निकला है हाइड्रोजन के 2 एटम है, 2 एटम का मास होता है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 एटम है जिसका मास होता है 16। तो 16 + 2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 18 ग्राम। तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है। आगे उसने जो एग्जांपल दिया हम उसको भी पढ़ते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 कैन बी फाउंड बाय एडिंग द masses ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन प्रेजेंट। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि CCl4 का मोलर मास कितना होगा, तो इसमें हमें कार्बन की और जो क्लोरीन के एटम्स हैं उनका कुल मास फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे हम करेंगे, मोलर मास ऑफ CCl4 हम फाइंड कर रहे हैं तो हम मोलर मास कार्बन का पहले लिखेंगे क्योंकि कार्बन का यहाँ पर 1 ही एटम है और 4 क्लोरीन के एटम है, तो क्लोरीन के मास को हम 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब कार्बन का 1 एटम का मास होता है 12 ग्राम और 1 ही एटम है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन के 1 एटम का मास होता है 35.5 ग्राम और यहाँ पर क्लोरीन के 4 एटम है तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप फाइनल इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 154 ग्राम। तो ये जो 154 ग्राम है ये इस CCl4 का मोलर मास होता है। आगे उसने कुछ और एग्जांपल लिखी हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन के एटम का 1 मोल का मतलब होता है 12 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी थी कि उसका मास होता है 44 ग्राम। उसके बाद उसने कैलकुलेट किया है कैल्शियम ऑक्साइड का मास। अब कैल्शियम ऑक्साइड होता है आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड होता है ना उसके मास को हम नाम देते हैं फार्मूला यूनिट का। तो CaO का जो मोलर मास होता है वो होता है 56.1 ग्राम। उसके बाद है 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयंस, यहाँ पर आयन है तो इसके आयंस का मास है 60 ग्राम। उसके बाद उसने हमें फार्मूला दिया कि आपने किसी भी सब्सटेंस के मोल कैसे फाइंड करने हैं। उसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक गिवन मास कि उसका हमें मास उसने प्रोवाइड कितना दिया है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो उस मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं, हमारे पास मोल्स की तादाद आ जाती है। मास को हम शो करते हैं स्मॉल m के साथ और मोलर मास को हम शो करते हैं कैपिटल M के साथ, मोल्स को हम शो करते हैं स्मॉल n के साथ। तो ये आपके पास फार्मूला है मोल्स को फाइंड करने का। अब ये कुछ उसने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए हैं हल करके। सैम्पल प्रॉब्लम 4.1, पहली प्रॉब्लम क्या है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके पास NaOH के ना 20 ग्राम है, इस 20 ग्राम के अंदर कितने मोल्स हैं आपने उनको फाइंड करना है। तो फार्मूला भी हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है 20 और मोलर मास आपने NaOH का खुद ही फाइंड करना होता है। कैसे फाइंड करना है, सोडियम का मास होता है 1 एटम का 23, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का 1 होता है 16। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल मास निकलेगा 40 ग्राम। तो इसलिए यहाँ पर मोलर मास आ गया 40। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मोल। तो इस 20 ग्राम NaOH में कितने मोल्स हो गए, 0.5 मोल्स। आगे है सैम्पल प्रॉब्लम 4.2, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ HCl। अब यहाँ पर उसने ना मोल्स दे दिए हैं, कहता है कि 0.5 मोल है HCl के, तो आपने इसका मास फाइंड करना है। तो हमारे पास ये फार्मूला था, इसमें हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। अब हमने फाइंड करना है इस गिवन मास को, तो मैं क्या करता हूँ इस मोलर मास को ना इधर मोल्स के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और उस समय क्या मिल जाएगा मास। नंबर ऑफ मोल उसने हमें दिए हैं 0.5, तो यहाँ पर पुट कर दिया 0.5। अब मोलर मास HCl का आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। इसमें देखें तो हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1 होता है और क्लोरीन का आपने याद करना है 35.5 ग्राम होता है 1 एटम का। तो इसको जब आप प्लस करेंगे आंसर आएगा 36.5। तो HCl का मोलर मास हो गया 36.5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर आएगा 18.3 मोल्स।
आगे है सैम्पल प्रॉब्लम 4.3। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द मैस, आपने यहाँ पर भी मैस फाइंड करना है। 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, आपके पास एक कंपाउंड है MgSO4, इसके आपको उसने मोल दिए हैं 10⁻³ इन मोल्स का आपने मैस फाइंड करना है। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होगा जो भी हमने पढ़ा है, हमने मैस को मल्टीप्लाई कर देना मोलर मैस के साथ। तो पहले हमें MgSO4 का मोलर मैस फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का मैस होता है 24 और सल्फ़र का होता है 32 एक एटम का, और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, और यहाँ पर कितने हैं 4, तो 4 का यहाँ पर बनेगा 64। तो 64 + 32 होता है 96। तो SO4 का कुल मैस हो गया 96, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 120 ग्राम मोलर मैस आ जाएगा इस MgSO4 का। और मोल उसने हमें दे दिए हैं 10⁻³ तो हम इस मोल्स को और इसके मोलर मैस को जब वो मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ग्राम निकल आएंगे 0.12 ग्राम। आगे चलें तो इस टॉपिक के लास्ट में उसने ना ये क्विक चेक 4.1 दिया। इसमें टोटल उसने 6 क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपने हल करना है। ये न्यूमेरिकल ही हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ए है कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ KMnO4। आपके पास एक कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, आपने इसका मोलर मैस फाइंड करना है। तो इसका तरीका आप पढ़ चुके हैं कि मोलर मैस फाइंड करते वक्त आपने जो भी इसमें एटम्स हैं उनके मैसेज को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर पहला एटम है पोटेशियम, पोटेशियम का मैस आपने याद करना है, वो होता है 39.1। उसके बाद दूसरा एटम यहाँ पर है मैंगनीज यानी Mn, इसका मैस होता है 54.9। और तीसरा यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का आपको पता है वो होता है 16, तो 4 एटम का हो जाएगा 64। तो इन तीनों को जब आपने प्लस कर दिया आपके पास ये कुल मैस आ जाएगा KMnO4 का, जिसको हम नाम दे देंगे मोलर मैस का। बी क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.3 ग्राम ऑफ सोडियम। आपके पास Na यानी सोडियम के ना 0.23 ग्राम उसने दिए हैं, तो इनमें कितने मोल्स आएंगे आपने वो फाइंड करने हैं। तो ये सिंपल है, आपने गिवन मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर देना है। गिवन मैस है 0.23 ग्राम और मोलर मैस सोडियम का होता है 23, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास मोल निकलेंगे 0.01 मोल। तो 0.23 ग्राम सोडियम में 0.01 मोल होते हैं। सी क्वेश्चन है मैस ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर उसने में एक कंपाउंड दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसके 1.5 मोल्स हैं। उस 1.5 मोल को आपने मैस में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपको पहले तो मोलर मैस यहाँ पर पता होना चाहिए। कैल्शियम का होता है 40.1 ग्राम, ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16 और हाइड्रोजन का एक एटम का मतलब होता है 1 ग्राम। तो टोटल मोलर मैस में क्या होगा, कैल्शियम का 40.1 आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन का आ गया 16 और हाइड्रोजन का आ गया 1, और बाहर ये 2 लगा हुआ है तो ओवरऑल इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनल आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस निकलेगा 74.1 ग्राम पर मोल। अब मैस का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है मोलर मैस के साथ। मोल्स उसने हमें स्टेटमेंट दिए हैं 1.5 और मोलर मैस हमने फाइंड किया है अभी 74.1, तो टोटल मैस हमारे पास निकलेगा 111.15। आगे चलते हैं डी स्टेटमेंट पे। द गिवन मैस ऑफ KClO3 इज़ 24.5 ग्राम। उसने हमें कंपाउंड दिया है KClO3, इसका मैस उसने दिया है 24.5 ग्राम। कहता है कैलकुलेट इट्स नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला है, आपने गिवन मैस को मोलर मैस पे डिवाइड करना है। अब हमें पहले इसके मोलर मैस को फाइंड करना पड़ेगा। अब KClO3 में देखें तो पोटेशियम है जिसका मैस होता है 39.1 ग्राम, क्लोरीन का मैस होता है 35.5 और ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो 3 एटम का 48 हो जाएगा। और इनका जब आप प्लस करेंगे आपके पास मोलर मैस निकलेगा टोटल 122.6। तो गिवन मैस को इस मोलर मैस पे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसके मोल आ जाएंगे 0.20। आगे क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। आपके पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसके 1.75 ग्राम के अंदर आपने मॉलिक्यूल्स बताने हैं कितने होते हैं। पहले तो हमें मोलर मैस फाइंड करना पड़ेगा। तो मोलर मैस कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन के एक एटम का 1 ग्राम, तो 2 एटम का 2 ग्राम हो गया, और ऑक्सीजन के 2 एटम का होगा 32 ग्राम। तो 32 में 2 प्लस करेंगे कितना आंसर आ गया 34, ये इसका हो जाएगा मोलर मैस। तो अब हमने फाइंड करने हैं चूँकि मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स भी आपने फाइंड करने हो तो पहले आपने मोल बताने होते हैं, और मोल का आपको फार्मूला पता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस। गिवन मैस उसने में स्टेटमेंट में दिया है 1.75 ग्राम और मोलर मैस हमने फाइंड किया है अभी 34, तो इसका जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.0515 मोल। अब मॉलिक्यूल आपने कैसे निकालने होते हैं, आपने मोल्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है एवोगैड्रो नंबर के साथ।
तो ये हमारे मोल निकले हैं और ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर एफ। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। एक सोने की अंगूठी है, उसमें सोना लगा तो उसके 15 ग्राम है। तो उसमें आपने एटम्स बताने कि उस 15 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। तो जैसे आपने पिछला न्यूमेरिकल किया एग्जैक्टली उसी तरह ये वाला है। पहले आपको मोलर मास पता होना चाहिए। अब जो गोल्ड होता है ना उसका सिंबल होता है केमिस्ट्री में AU। तो इसलिए मोलर मास AU कितना होगा 197 होता है। तो यहाँ पर पहले मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स में गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास उसने हमें स्टेटमेंट में दिया है 15 और मोलर मास हमने अभी देखा है 197। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.0761 मोल। अब हमने एटम फाइंड करने हैं। तो उसी तरह जैसे हमने मॉलिक्यूल्स फाइंड किए थे, आपने मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो ये हमारे मोल हैं, ये एवोगैड्रो नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास ये निकल आएगा। यहाँ पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।